मतलब पलायन नहीं होता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर धर्म और सनातन को लेकर एक ऐसी टिप्पणी की है जो चर्चा का विषय बन गई है। अब उन्होंने यह टिप्पणी हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक कार्यक्रम के दौरान की है। मुख्यमंत्री ने कहा, भगवान कृष्ण ने इस कुरुक्षेत्र की धरती से संदेश दिया था कि सज्जन शक्ति का संरक्षण और दुर्जन शक्ति को रसातल के तरफ पहुंचाना। यह कार्य हम अपने व्यक्तिगत जीवन में भी कर सकते हैं। धर्म के भी दो बिंदु होते हैं। धर्म का मतलब पलायन नहीं होता। किसी भी सिद्ध संत और महात्मा ने पलायन का नाम धर्म नहीं कहा है। लखनऊ में होटल्स को मिली बम से उड़ाने की धमकी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगातार दूसरे दिन भी होटल्स को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। करीब आधा दर्जन होटल्स को बम से उड़ाने की धमकी दूसरे दिन मिली है। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस पूरी तरह अलर्ट हो गई और सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। होटल्स के बाहर जांच की जा रही है। ताज होटल और रेनसा होटल में भी जांच चल रही है। बताया जाता है कि ये धमकी ईमेल के जरिए मिली है। ये रोज मां बहन बेटी का अपमान करने वाले हैं। कांग्रेस नेता और मंत्री इरफान अंसारी द्वारा झारखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेता और जामताड़ा से उम्मीदवार सीता सोरेन के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं अब इसको लेकर केंद्रीय मंत्री और झारखंड प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने इरफान अंसारी के साथ साथ कांग्रेस पर भी हमला बोला है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, राहुल गांधी कहते हैं मोहब्बत की दुकान चलाता हूं और झारखंड में उसकी मोहब्बत की दुकान इरफान अंसारी चला रहे हैं। ये मोहब्बत की दुकान चलाएंगे, ये नफरत के सौदागर, ये रोज मां बहन बेटी का अपमान करने वाले हैं। इरफान अंसारी की गलती माफी लायक नहीं। झारखंड सरकार में मंत्री और प्रदेश कांग्रेस नेता इरफान अंसारी द्वारा अभद्र टिप्पणी के मामले में सीता सोरेन ने पलटवार करते हुए हमला बोला है। उन्होंने इरफान अंसारी को नौटंकीबाज बताया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बच्चे से गलती हो जाती है लेकिन ये माफी लायक नहीं है। वहीं सीता सोरेन ने कहा, हम इरफान अंसारी के आतंक से हम मुक्ति दिलाएंगे। झारखंड हमारा घर है, हम कहीं से चुनाव लड़ सकते हैं। इरफान अंसारी अपनी जगह देख ले। दरअसल जामताड़ा से बीजेपी ने सीता सोरेन को उम्मीदवार बनाया तो वहीं इरफान अंसारी भी यहीं से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। पराली को लेकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश विफल। दिल्ली प्रदूषण को लेकर सियासत तेज होती जा रही है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर आतिशी सरकार को घेर रहा है। वहीं सोमवार 28 अक्टूबर आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे ने प्रदूषण को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने जमीन से लेकर आसमान तक का सफर तय किया लेकिन पराली को लेकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार विफल रही। 2022 अक्टूबर तक पराली के मामले 8000 थे और अब यानी आज 1866 रह गया है। ये है पंजाब सरकार की उपलब्धि। इस असंभव कार्य को संभव करके दिखाया है। सिरोही में ऑनलाइन ठगी की कोचिंग का खुलासा। राजस्थान की सिरोही पुलिस इन दिनों एक्शन में है। आबू रोड शहर की सदर थाना पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के कोचिंग सेंटर का खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि मास्टरमाइंड गुजरात के अहमदाबाद के और राजस्थान के पाली जिले के सुमेरपुर के हैं। मौके से 8 ट्रेनी को गिरफ्तार किया गया है और मास्टरमाइंड फरार हैं। सदर थाना अधिकारी राजीव भादु ने बताया कि थाना क्षेत्र के न्यू टाउन के नेहा किचन होटल में 1 माह से 8 युवक रह रहे थे। ये युवक रात में निकलते थे और सुबह वापस होटल आते थे। यह क्रम करीब महीने भर से चल रहा था। मुखबिर ने सूचना थाने पर दी। पुलिस ने कुछ समय से उन पर विशेष निगाहें बनाए रखी और फिर होटल में अचानक से दबिश देकर 8 लोगों को पकड़ा। अकाली दल के बागी गुट को झटका। अमृतसर में सोमवार 28 अक्टूबर को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चुनाव कराया गया। हरजिंदर सिंह धामी ने अध्यक्ष पद का चुनाव जीत लिया है। उनके पक्ष में 107 वोट पड़े हैं। हरजिंदर सिंह धामी चौथी बार अध्यक्ष बने हैं। बीबी जागीर कौर दूसरे नंबर पर रहीं। चुनाव में 2 वोट कैंसिल हो गए। इस चुनाव में शिरोमणि अकाली दल के बागी गुट को झटका लगा है क्योंकि बीबी जागीर कौर को केवल 33 वोट ही मिले हैं। अकाली दल में कुछ नेताओं द्वारा बगावत के बाद बागी उम्मीद लगातार बैठे थे कि इन चुनाव में बेहतर प्रदर्शन होगा।
अलका लांबा का योगी सरकार पर हमला। वाराणसी में कांग्रेसी कार्यकर्ता रोशनी जायसवाल केस में कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने बीजेपी पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि राजेश सिंह नाम का एक शख्स 4 साल से रोशनी का पीछा कर रहा है और रेप की धमकियां दे रहा है। अलका लांबा ने आरोप लगाया कि रोशनी जायसवाल को रेप की धमकी देने वाला राजेश सिंह आजाद घूम रहा है। उसके उलट रोशनी का परिवार जेल में है। अलका लांबा ने कहा कि रोशनी अपने 9 साल के बच्चे और बूढ़े मां बाप के साथ न्याय की गुहार लगाते हुए दर-दर भटक रही है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने किया पप्पू यादव को फोन। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कुछ दिनों पहले एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा था कि अगर सरकार अनुमति दे तो लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के नेटवर्क को 24 घंटे में खत्म कर देंगे। अब सांसद पप्पू यादव को उस गैंग से फोन आ गया है। पप्पू यादव को कॉल करने वाले शख्स ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर फोन किया, खूब धमकाया। व्हाट्सएप पर किए गए कॉल में उसने डीपी में लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीर लगाई थी। यह कॉल 3-4 दिन पहले की बताई जा रही है। भविष्य अग्रवाल के पीछे पड़ गए कुणाल कामरा। ओला इलेक्ट्रिक के सीईओ भविष्य अग्रवाल और कॉमेडियन कुणाल कामरा के बीच शुरू हुई जुबानी जंग अभी भी जारी है। दोनों के बीच हाल ही में सोशल मीडिया पर हुई बहस कड़वाहट के अलग लेवल पर पहुंच गई थी। अब कुणाल कामरा ने एक बार फिर भविष्य अग्रवाल और ओला इलेक्ट्रिक पर निशाना साधा है। उन्होंने ओला के स्कूटरों के खराब स्थिति और कस्टमर्स की समस्याओं को मसला उठाते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से अपील की है कि वो अब इस पर कार्रवाई करें। यहूदी देश को भुगतने होंगे कड़े अंजाम। शनिवार को इजरायल के किए गए हवाई हमले पर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स चीफ कमांडर जनरल हुसैन सलामी ने इजरायल के हमलों का अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। बता दें कि शनिवार को इजरायल ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए थे, जिसमें ईरान के एयर डिफेंस और मिसाइल फैक्ट्री का काफी नुकसान पहुंचाया गया था। हालांकि इजरायल ने इस हमले को ईरान द्वारा 1 अक्टूबर को किए गए हमले का जवाब बताया था। चीन ने अमेरिका पर किया बड़ा साइबर हमला। अमेरिका में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव से पहले उम्मीदवारों से जुड़े डेटा पर चीनी हैकर्स के एक समूह ने कथित तौर पर सेंध लगा दी है। चीनी हैकर्स ग्रुप ने डोनाल्ड ट्रंप, कमला हैरिस और जेडी वेंस के संचार उपकरणों को निशाना बनाया है। बता दें कि अमेरिका के खिलाफ इस हैकिंग की कोशिश करने वाले चीनी साइबर ग्रुप को साल टाइफून का नाम दिया गया है। हालांकि इस ग्रुप ने कितने डेटा की चोरी की है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। पड़ोसी के साथ व्यापार न करना बिल्कुल बेतुका। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ सभी तरह के व्यापार बंद कर दिए थे। हालांकि पिछले 5 सालों में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अत्यंत दयनीय स्थिति में पहुंच चुकी है। इसी को लेकर पिछले कई महीनों से पाकिस्तान में भारत के साथ फिर से व्यापार शुरू करने की चर्चा की जा रही है। वहीं रविवार को अमेरिका के वाशिंगटन में पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, पड़ोसियों के साथ व्यापार न करना बिल्कुल बेतुका है। जापान की राजनीति में बड़ा उलटफेर। जापान के पीएम शिगेरू इशिबा के लिए संसदीय चुनाव अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं। जापानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी भी बढ़त बनने में कामयाब नहीं हो पाई। वहीं एलडीपी के सहयोगी दल कोमेटो को रविवार 27 अक्टूबर को करारी हार का सामना करना पड़ा और निचले सदन में बहुमत हासिल करने में सफल नहीं हो पाई। इस वजह से 15 सालों में पहली बार देखने को मिल रहा है कि इशिबा को अब सत्ता में बने रहने के लिए गठबंधन में तीसरे दल को शामिल करना होगा। भारतीय बाजारों से निकले 10.2 अरब डॉलर। भारतीय शेयर बाजार के लिए बीता हफ्ता काफी खराब कारोबारी हफ्तों में से एक रहा, जब स्टॉक मार्केट में भारी बिकवाली देखने को मिली। अब जहां विदेशी संस्थागत निवेशकों की ओर से शेयर बाजार से पैसा निकाला जा रहा है, वहीं विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की बिकवाली भी जमकर हो रही है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों का भारतीय शेयर बाजार में बिकवाली का सिलसिला जारी है। इस महीने एफपीआई ने अब तक भारतीय बाजार से 85,790 करोड़ रुपए या 10.2 अरब डॉलर की निकासी की है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।